हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट और यूजफुल टॉपिक के बारे में। आज हम बात करेंगे कौन कौन से टिप्स या तरीके हैं जिससे हम हार्ट फेलियर को रोक सकते हैं, कम कर सकते हैं, आने से पहले उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अर्ली कोई भी चीज़ को आप डिटेक्ट करते हो, अर्ली किसी चीज़ को आप जज करते हो तो आप उसको जल्दी ट्रीट कर सकते हो किसी भी स्टेज को, चाहे वो कैंसर हो या हार्ट अटैक हो या हार्ट फेलियर हो। आप अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करते हो तो ट्रीटमेंट में सक्सेस रेशियो ज़्यादा रहता है। उसी चीज़ को अगर आप बीमारी के लास्ट स्टेज तक पहुंचने का वेट करते हो, उसके बाद ट्रीटमेंट करते हो तो सक्सेस रेशियो काफ़ी कम रहता है। तो अर्ली स्टेजेस में हार्ट अटैक को डिटेक्ट करने का या हार्ट फेलियर को डिटेक्ट करने का क्या इंपॉर्टेंस है और कैसे हम उसको बचा सकते हैं, रोक सकते हैं। ऑब्वियसली ऐसे मेरे पास कोई जादुई काढ़ा या ऐसा कोई टोना टोटका नहीं है जिसमें मैं आपको एक दवा बताऊं कि ये फल आप खाइए और आपको कभी हार्ट फेलियर नहीं होगा, ये जादुई काढ़ा आप पीजिए कि आपको कभी हार्ट फेलियर नहीं होगा। ऐसा कुछ भी अवेलेबल नहीं होता और ऐसा प्रैक्टिकली कुछ पॉसिबल भी नहीं है। आपको जो भी प्रॉब्लम है उसको असेसमेंट करना पड़ता है, उसके रिस्क फैक्टर्स को कम करना पड़ता है और इससे आपका हार्ट फेलियर होने का चांस कम हो जाता है। आते हैं आज का टॉपिक पर। बेसिकली हार्ट फेलियर का क्या मतलब है? हार्ट फेलियर का मतलब है कि हार्ट की पंप क्षमता कम हो जाती है, हार्ट की ताकत कम हो जाती है, हार्ट की बीट करने की कैपेसिटी कम हो जाती है। ये बहुत सारे कारणों से हो सकता है। अगर किसी को हार्ट अटैक हो तो हो सकता है, हार्ट का वायरस इन्फेक्शन हो जाए तो हो सकता है, हार्ट में कोई जनरलाइज इन्फेक्शन की वजह से टॉक्सिन्स हार्ट पर असर करे तो हो सकता है, कार्डियोमायोपैथीज में हो सकता है जिसमें हार्ट में मसल्स में कोई डिजीज़ हो, पहले से ही डिजीज़ हो या धीरे धीरे करके बढ़ने वाली डिजीज़ हो, हार्ट के वैल्व्स में की बीमारियों में हो सकता है, हार्ट की जन्मजात बीमारी में हो सकता है, हार्ट की कंडक्शन की डिजीज़ में हो सकता है, हार्ट के अरिथमियाज में हो सकता है। तो ऑब्वियसली इसके कारण बहुत सारे हैं। कारण को आप समझ लिया तो आपने मान लीजिए 50% काम कर लिया, क्योंकि अगर आपने कारण को ठीक कर लिया तो आपने बीमारी को ठीक कर लिया। अगर मान लीजिए किसी को हार्ट अटैक और हार्ट अटैक का आपने निवारण या ट्रीटमेंट पहले से कर लिया तो हार्ट फेलियर नहीं होगा। कंडक्शन का प्रॉब्लम है और हार्ट की गति बहुत कम है तो पेसमेकर लगेगा, हार्ट की गति बहुत ज़्यादा है तो उसके लिए एंटी एरिथमिक मेडिसिन लगेंगे। वायरस इन्फेक्शन है तो पेशेंट को सपोर्टिव थेरेपी देना पड़ेगा, कार्डियोमायोपैथी है तो हार्ट फेलियर की थेरेपी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ों से आप हार्ट फेलियर को अर्ली स्टेजेस में रोक सकते हो। अगर आपने कारण प्रॉपर्ली डिटेक्ट कर लिया, उसको स्क्रीन कर लिया तो आप ज़्यादातर हार्ट फेलियर को चांसेस को एटलीस्ट कम कर सकते हैं। इसके अलावा लाइफस्टाइल चेंजेस जो इम्पोर्टेंट है, लाइफस्टाइल चेंजेस में मेंटल स्ट्रेस को कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। काफ़ी केसेस में लोगों को मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा होता है। मेंटल स्ट्रेस ऑब्वियसली डायरेक्टली हार्ट फेलियर नहीं करेगा, पर मेंटल स्ट्रेस की वजह से आपको हार्ट अटैक हो सकता है, रिदम डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, टैकीकार्डियोमायोपैथीज हो सकता है। बहुत ज़्यादा कैटेकोलिमिन्स जब बॉडी में बनते हैं तो एक तरह से टॉक्सिन का काम करते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स बनते हैं, हार्ट के लिए टॉक्सिन का काम करते हैं, शुगर ब्लड प्रेशर को भी बढ़ाते हैं, उससे भी हार्ट अटैक बढ़ सकता है। तो इनडायरेक्ट वे में स्ट्रेस हार्मोन्स आपकी बॉडी को नुकसान करते हैं। आपको मेंटल स्ट्रेस को कम रखना है, फिजिकल स्ट्रेस को बढ़ाना है। मेंटल स्ट्रेस को कम रखना है, फिजिकल को भी कम रखना है, ऐसा नहीं है। फिजिकल स्ट्रेस जितना ज़्यादा आप करेंगे, जितना ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, जितना ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे, डेली बेस पे एक्सरसाइज करेंगे, दौड़ने भागने को जाएंगे तो उससे आपको कोई फायदे मिलेंगे। हार्ट अटैक फेलियर के रिस्क फैक्टर्स भी कम हो जाएंगे, यानी बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, वजन ज़्यादा होना, ओबेसिटी, स्लीप एपनिया, ये सारे हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर्स है, ये भी कम हो जाएंगे और ऑब्वियसली हार्ट अटैक आने का चांस भी कम हो जाएगा। हार्ट अटैक होने के बाद भी आपके थोड़े कोलैटरल्स रिक्रूट हो जाएंगे तो कंपेरेटिवली आपका हार्ट का पेन कंपेरेटिवली कम हो जाएगा और हार्ट फेलियर होने का चांस थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हार्ट फेलियर होने से पहले के स्टेज में और होने के बाद भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है एडिक्शन को कंट्रोल करना। स्मोकिंग और अल्कोहल डायरेक्टली हार्ट के मस्कुलेचर को भी अफेक्ट कर सकते हैं। टोबैको भी उतना ही डेंजरस है जितना स्मोकिंग है। डायरेक्टली हार्ट के मसल्स को भी वीक कर सकता है और इनडायरेक्टली हार्ट अटैक करवा के भी हार्ट के मसल्स को वीक कर सकता है। दोनों ही कारण में जो भी प्रॉब्लम अगर पेशेंट को होती है वो ध्यान नहीं रखता है तो कंडीशन बिगड़ सकती है। तो अगर आपको स्मोकिंग की आदत है, लत है, तो उसको बंद करना है। अल्कोहल की आदत है और खासकर आप सोशल ड्रिंकर नहीं हो, रेगुलर ड्रिंक करो, ज़्यादा आप पी रहे हो तो आपको ज़्यादा नुकसान करेगा क्योंकि हार्ट अटैक भी कर सकता है। और बिंज ड्रिंकिंग अगर अल्कोहल की आप करते तो आपको हार्ट फेलियर अरिथमिया की वजह से भी हो सकता है, जिसमें रिदम डिस्टॉर्ट हो जाती है और आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। तो उससे भी आप बच सकते हो अगर आप अल्कोहल को अगर छोड़ देते हो। वजन ज़्यादा होना रिस्क फैक्टर है हार्ट अटैक के लिए। आपको वजन कम करना है। ओबेसिटी की वजह से हार्ट अटैक होता है। ओबेसिटी से डायरेक्टली हार्ट अटैक भी ब्लॉकेज भी हो सकता है, डायरेक्टली आपको हार्ट फेलियर भी हो सकता है वजन की वजह से, और इनडायरेक्टली भी वो डायबिटीज़ होता है, प्रेशर होता है, स्लीप एपनिया होता है, जिसकी वजह से भी बॉडी में हार्ट फेलियर हो सकता है। ये सारे हार्ट फेलियर के रिस्क फैक्टर्स है जो कि अपने आप में भी बीपी ज़्यादा हो तो भी रिस्क फैक्टर हो सकता है, डायबिटीज़ ज़्यादा हो तो भी हार्ट फेलियर हो सकता है,
और हार्ट अटैक हो या स्लीप एपनिया भी अपने आप में हार्ट फेलियर कर सकता है। तो वज़न कम करने से ये सारे प्रॉब्लम्स कंपैरेटिवली कम होते हैं। तो आपका अगर बॉडी वेट ज़्यादा है, आपका बॉडी मास इंडेक्स को कैलकुलेट करिए कि आपका हाइट के हिसाब से आपका बॉडी वेट कितना होना चाहिए, थोड़ा लोअर साइड पे मेंटेन करिए। अगर आपने नॉर्मली प्रॉपर्ली मेंटेन करा तो आपका कंपैरेटिवली हार्ट फेलियर का चांस थोड़ा कम हो जाएगा। ये सारे कुछ लोग रेड वाइन का भी पूछते हैं, अल्कोहल में रेड वाइन वो ले सकते हैं कि नहीं, रेड वाइन से हार्ट फेलियर में कुछ फ़ायदा होता है कि नहीं। डेफिनेटली नली के ब्लॉकेज में एचडीएल लेवल्स में कुछ फ़ायदा इसमें मिलता है, लेकिन कोई भी ऐसी स्टडी एटलीस्ट हार्ट फेलियर में तो नहीं है कि उसमें कुछ फ़ायदा मिलेगा, तो उसको करने का बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है। अगर गाली सुनने वाला काम मैं करने वाला हूँ, काफ़ी लोग हमसे ये बोलते हैं कि आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स में कुछ ऐसा है कि अर्जुन छाल या लौकी का जूस वगैरह से ऐसा हो सकता है कि हार्ट फेलियर में प्रिवेंशन मिले। लौकी का जूस का ब्लॉकेजेस के बारे में लोग क्लेम करते हैं, पर मैंने आज तक एक भी केस में कोई सिग्निफिकेंट बेनिफिट नहीं देखा। ऑब्वियसली कोई बड़ी स्टडी या ट्रायल इसके लिए अवेलेबल नहीं। हाँ, फाइबर कंटेंट है, फ्रूट है, तो आपके लिए कुछ बेनिफिट करेगा, लेकिन इसके भरोसे आपका हार्ट फेलियर ठीक हो जाएगा ऐसा नहीं होगा। हार्ट फेलियर में अर्जुन छाल का थोड़ा सा रोल है। हार्ट में जो सोडियम पोटेशियम एटीपस पंप है उसको एक्टिवेट करता है, तो नली के हार्ट के टिश्यूज़ के अंदर जो कैल्शियम होता है उसका कॉन्सेंट्रेशन को थोड़ा बढ़ाता है। पर हार्ट फेलियर होने से पहले ही हार्ट फेलियर को प्रिवेंट कर सकता है ऐसा कोई डेटा डॉक्यूमेंटेड नहीं है, उस रोल में रिकमेंडेड नहीं है, क्योंकि ये NAK एटीपीएस पंप जो है जो कैल्शियम को बढ़ाता है उससे उल्टा हार्ट के सेल्स मर सकते हैं, क्योंकि ये कैल्शियम टॉक्सिसिटी उत्पन्न करता है। यही कारण है कि हार्ट फेलियर में आज के डेट में जो यही पंप ऐड करने वाला डिजॉक्सिन मेडिसिन है वो ज़्यादातर आउटडेटेड हो गई है, क्योंकि वो दवा हार्ट के सेल्स को उल्टा मृत्यु होती है, उसकी वजह से सेल्स खराब होते हैं उसकी वजह से, इसलिए डिजॉक्सिन लगभग आउटडेटेड हो गई है, बहुत स्पेसिफिक इंडिकेशन में यूज़ करती है। तो अर्जुन चाल का भी मैं तो रिकमेंड करूंगा कि सीवियर हार्ट फेलियर है, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू मेडिकेशन है, तो आप लीजिए। हार्ट फेलियर के प्रिवेंशन में आई डोंट थिंक कोई ज़्यादा रोल है। हाँ, जो लोग अंधभक्ति करते हैं या अंधश्रद्धा रखते हैं वो बोलेंगे कि ऑब्वियसली मैं पागल हूँ जो ऐसी बातें कर रहा हूँ, उससे सारा हार्ट ठीक हो जाता है। वो ऑब्वियसली लोग क्लेम्स कुछ भी करें, लेकिन ऐसा कोई डेटा अवेलेबल आज के डेट में तो नहीं है। फ्यूचर में अगर कोई ऐसी स्टडी होती है तो आप बेसिकली उसको मान सकते हैं, पर मेरे लिए आज के डेट में कोई भी किताब में कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है या डेटा अवेलेबल नहीं है या कोई आर्टिकल नहीं है जो इस तरह की रिकमेंडेशन करता है। नेक्स्ट है हार्ट फेलियर अगर आपको है तो टेस्टिंग क्या क्या चीज़ों की करें। आपको कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग करना है, कोलेस्ट्रॉल टेस्टिंग साल भर में एटलीस्ट 1 से 2 बार करना है। शुगर टेस्टिंग करना है क्योंकि शुगर बढ़ सकता है। ब्लड प्रेशर को टेस्टिंग करना है क्योंकि ब्लड प्रेशर का आप कंट्रोल करेंगे तो हार्ट अटैक को प्रिवेंट कर सकते हैं। हार्ट फेलियर ब्लड प्रेशर से भी डायरेक्टली हो सकता है तो उसको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। आपको कार्डियोलॉजिस्ट को बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है अनलेस आपको कोई सिम्टम्स हो, पर हाँ अगर सांस फूलने के सिम्टम्स हो रहे हैं या हार्ट फेलियर के कोई भी सिम्टम्स हो रहे हैं तो डेफिनेटली आपको कार्डियोलॉजिस्ट को मिलने की ज़रूरत है, इकोकार्डियोग्राफी कराने की ज़रूरत है। यदि आपको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट फेलियर, हार्ट अटैक कुछ भी नहीं हुआ है, तो इको और ट्रेडमिल टेस्ट 5 साल में अगर आप एक बार भी कराएं 35 साल की आयु के बाद तो अच्छा है। एंजियोग्राफी का रूटीनली कोई खास इंडिकेशन नहीं अनलेस पेशेंट को कोई सिम्टम्स हो। पेशेंट को कोई सिम्टम्स है या टीएमटी पॉजिटिव आ रहा है तो वैसे में लोगों को एंजियोग्राफी करना चाहिए। रूटीन केस में सिर्फ आपको कोई तकलीफ नहीं, आप रूल आउट करना चाह रहे हो उसके लिए आप एंजियोग्राफी करो तो ज़्यादा सेंस नहीं है, उसमें फ़ायदा होने के बदले कभी कभी नुकसान भी हो सकता है। इको ट्रेडमिल नॉर्मली आपको हर 5 साल में एक बार कराना चाहिए। रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा हैं, बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स है, बीपी भी है, शुगर भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, फैमिली हिस्ट्री भी है, वजन भी है, तो हर साल 2 साल में एक बार करें तो अच्छा है, क्योंकि ये बीमारियों को थोड़ा जल्दी स्टेज में डिटेक्ट हो जाने से ट्रीटमेंट से ज़्यादा फायदा मिलता है, आपको ज़्यादा मदद मिलती है। अगर आपको कोई सांस फूलने का प्रॉब्लम हो रहा है, कई बार क्या होता है डायस्टोलिक हार्ट फेलियर पेशेंट को होता है वो इको पे पिकअप ना हो, ऐसा भी हो सकता है। अगर आपको सांस फूलने का प्रॉब्लम है तो आपको कार्डियक इवैल्यूएशन तो करना ही है, इको करना ही है, ईसीजी करना ही है, और एंटी-प्रो-बीएनपी करके एक ब्लड टेस्ट होता है जो कि हार्ट फेलियर को डिटेक्ट करता है। अगर वो पॉजिटिव आता है स्ट्रांगली और पेशेंट को बाकी कोई भी फीचर्स नहीं है लेकिन हाँ सांस फूलने का प्रॉब्लम है और एंटी-प्रो-बीएनपी पॉजिटिव आता है तो ये कुछ हद तक एविडेंस आपको देगा कि आपको हार्ट फेलियर हो सकता है। हालांकि अगेन ऐसा नहीं है कि वो सिंगल मोस्ट ऐसा मार्कर है जिसको आपने एक देख लिया और आपने बोल दिया कि हाँ इसको हार्ट फेलियर है ही है, ऐसा नहीं होता है। एंटी-प्रो-बीएनपी में भी गलत रिजल्ट्स आ सकते हैं, तो आपको बाकी पैरामीटर्स के साथ इको ट्रेडमिल और इस सारे के साथ उसको असेसमेंट करना है तो आप उसको बेटर समझ सकते हैं। ट्रेडमिल का भी ये है कि आप ट्रेडमिल को एफर्ट टॉलरेंस असेसमेंट करने के लिए कर सकते हैं, ब्लॉकेजेस असेसमेंट करने के लिए कर सकते हैं, हार्ट फेलियर में पेशेंट का रिस्पॉन्स टू थेरेपी कैसा आ रहा है वो असेसमेंट करने के लिए कर सकते हैं, पेशेंट का लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन या एक्सरसाइज रिहेबिलिटेशन जो आप करा रहे हो उसमें रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है, ये सारे चीज़ों को देखने के लिए कर सकते हो। इसमें कुछ तकलीफ आती है या सिग्निफिकेंट पेन अगर पेशेंट को होता है या सिग्निफिकेंट इसी चेंजेस अगर पेशेंट को आते हैं
या पेशेंट को ब्लॉकेजेस होने के रिस्क फैक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, खासकर डायबिटीज़ अगर है तो वैसे केसेस में आपको एंजियोग्राफी करके देखना चाहिए। रूटीन में कोई आपको एंजियोग्राफी करने का सब में ज़रूरत नहीं है। एंजियोग्राफी के इंडिकेशंस और उसके लिए भी मैंने वीडियो किया है। कई लोग पूछेंगे सीटी एंजियो करना चाहिए कि रेगुलर एंजियो। देखिए, अगर आपका लो रिस्क प्रोफाइल है और आपकी एज 30-40 साल से कम है, आपको सिर्फ देखना है कि नहीं है, टीएमटी में डाउटफुल चेंजेस आ रहे हैं, तो आप यंग एज में आप सीटी एंजियो को प्रीफर कर सकते हो। जहां आप हाई रिस्क कैटेगरी में आ जाते हो कि आपको श्योर शॉर्ट रिजल्ट चाहिए, कि आपको परफेक्टली पता करना है कि ब्लॉकेज है कि नहीं, और है तो कितना है और आगे मुझे क्या करना है, तो वहां पे आपको रेगुलर एंजियो करना है, क्योंकि रेगुलर एंजियो की पॉजिटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू और क्रेडिबिलिटी ज़्यादा है रिपोर्ट की। सीटी एंजियो की क्रेडिबिलिटी कंपेरेटिवली कम है। नॉर्मल रिपोर्ट आएगी तो नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छी, उसकी वैल्यू अच्छी है। पॉजिटिव रिपोर्ट आएगी तो आपको फिर से री एंजियो करके उसको कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि 10-20% का वेरिएशन सीटी एंजियो में काफ़ी कॉमनली आ सकता है। अगर मान लीजिए किसी को अक्यूट हार्ट फेलियर है, सडन हार्ट फेलियर में हो गया, तो क्रॉनिक हार्ट फेलियर में ना जाए, उसके लिए आपको पेशेंट का इवैल्यूएशन डिटेल करना जरूरी है। क्यों हार्ट फेलियर हुआ उसको असेसमेंट करने की ज़रूरत है और आगे थेरेपी करने की ज़रूरत है। वायरल मायोकार्डाइटिस से बचने के लिए ऑब्वियसली आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर कोई स्पेसिफिक वायरस के लिए आपको इन्फेक्शन होने का चांस है, जैसे कि कोविड सीजन वाले टाइम में था, तो कोविड वैक्सीन लगाने से आप कोविड मायोकार्डाइटिस से बच सकते हैं। एटलीस्ट वैक्सीन लगाने से और कुछ हो नहीं हो, मायोकार्डाइटिस वगैरह के चांस और हार्ट अटैक के चांस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। सीरियस कार्डियक इन्फेक्शन जो 3rd और 4th वेव था कोविड का, उसमें नहीं हुए थे, बिल्कुल ही केसेस नहीं आए थे सीरियस इन्फेक्शन वाले। वो इसीलिए था क्योंकि ज़्यादातर लोग इंडिया में वैक्सीनेटेड हो गए थे, तो उस समय वो प्रॉब्लम नहीं आई थी। तो वही है कि आपको अगर इस तरह के वायरस इन्फेक्शन से बचना है, तो जो वायरस का वैक्सीन अवेलेबल है, जैसे कि इन्फ्लुएंजा का, कोविड का, वो आप लगवा लीजिए। बैक्टीरिया में बहुत ज़्यादा में लोगों के पास वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। न्यूमोकॉकस से थोड़ा सा लंग इन्फेक्शन होने का रिस्क रहता है, तो वो आप वैक्सीन लगा सकते हो। पर हाँ, अगर किसी की बॉडी में इन्फेक्शन है तो डेफिनेटली अग्रेसिव एंटीबायोटिक करके उसको ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि ये इन्फेक्शन हार्ट को फेल कर सकता है, हार्ट को परमानेंटली डैमेज कर सकता है। किडनी का भी अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उसको किडनी का टेस्ट करना चाहिए, नेफ्रोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, किडनी के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना चाहिए। किडनी के पेशेंट्स में भी हार्ट फेलियर होने का चांस काफ़ी ज़्यादा होता है, तो उसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो आपको प्रॉब्लम्स होने का लॉन्ग टर्म चांस कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। बेसिकली आज के टॉपिक में मैंने बात की कि आपको हार्ट फेलियर प्रिवेंट करना है तो क्या करना चाहिए। देखिए, इसमें कोई रामबाण ऐसी दवा नहीं है जिसको आपने पेशेंट को दे दिया तो सब ठीक हो जाएगा। आपको रिस्क फैक्टर्स को कंट्रोल करना है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, किडनी का प्रॉब्लम, हार्ट अटैक, यही सब चीज़ों को आपको ठीक करना है। जो भी प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से हार्ट फेलियर हो रहा है, अगर आपने उसको अर्ली डिटेक्ट कर लिया और अर्ली ट्रीट कर दिया तो आपका प्रॉब्लम नहीं होगा। और अगर आपने लेट का वेट किया और आपने ये वेट किया कि जी मेरा तो कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, कई लोग मुझे इसलिए भी क्रिटिसाइज़ करते हैं कि मैं बिल्कुल ब्लंटली बोलता हूँ, लोग मुझे पूछते हैं मेरा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, मेरा बीपी नॉर्मल है, मुझे डायबिटीज़ नहीं है, तो मुझे हार्ट अटैक नहीं आ सकता क्या? गारंटी बोलो। गारंटी नहीं होती, हार्ट अटैक उनको भी आ सकता है, रिस्क कम है। ये सारी चीज़ें वैसी है कि आपकी पूरी तरह से कंट्रोल में नहीं है। आप सब चीज़ों को कंट्रोल कर भी लोगे तो भी हार्ट फेलियर या हार्ट अटैक आने का चांस पूरी तरह से ज़ीरो हो जाएगा ऐसा नहीं, हाँ कम हो जाएगा। ये वैसे ही है कि आप रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की जैसे ही है कि जब आपकी किस्मत खराब हो तो हो जाएगा। आपका काम ये है कि आपको अपनी गाड़ी को प्रॉपर मेंटेन करना है, गाड़ी को प्रॉपर ऑयलिंग करानी है, सर्विस प्रॉपर कराना है, आपको ध्यान से गाड़ी चलानी है, बहुत हाई स्पीड नहीं करना है, सीट बेल्ट पहनना है और ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है, ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करना है। फिर भी एक्सीडेंट नहीं होगा क्या गारंटी हो जाती? नहीं। सामने वाला दारू पी के गाड़ी चला रहा है तो फिर भी एक्सीडेंट हो सकता है अगर खराब किस्मत है तो। गाड़ी स्किड हो जाए, सडनली मेंटेन गाड़ी भी धोखा दे जाए, हो सकता है एक्सीडेंट। बहुत अच्छी टॉप क्लास गाड़ी हो तो भी एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन आपका काम यह है कि आप ये सारी चीज़ों पर ध्यान रखो ताकि रिस्क कम हो जाए। इससे गारंटी नहीं हो जाती कि कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हाँ प्रॉब्लम होने का चांस कंपेरेटिवली कम हो जाता है। तो आपको ध्यान रखने से कुछ फ़ायदा डेफिनेटली मिलेगा। तो आज के टॉपिक पर हमने बात की क्या क्या चीज़ों से हम हार्ट फेलियर को प्रिवेंट कर सकते हैं और कौन कौन से टिप्स और ट्रिक्स है जिससे हम हार्ट फेलियर को रिस्क को कम कर सकते हैं। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन या बहुत सारी गालियाँ हैं, स्पेशली लौकी के जूस और अर्जुन छाल को लेके, तो प्लीज़ यू आर मोस्ट वेलकम। आजकल गालियाँ सुन के मज़ा भी आने लगा, तो यू आर मोस्ट वेलकम, आप सुना सकते हैं। यदि कोई और टॉपिक्स पर आप चाहते हैं वीडियोज़ बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए, हम उन्हें कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत सारे कंटेंट में ढूंढना में मुश्किल हो रही है कि क्या टॉपिक चाहिए और प्लस पूरा डिटेल्स नहीं देखना चाहते, उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स अपलोड कर रहे हैं। इसमें सारे टॉपिक का ब्रीफ 1 मिनट समरी होता है,
आप उस समरी को देख सकते हैं और बेसिक टॉपिक का आइडिया आपको मिल जाएगा। टॉपिक ढूंढने में दिक्कत नहीं हो तो इसलिए आपके लिए सारे प्लेलिस्ट का लिंक मैं कमेंट सेक्शन और चैट बॉक्स में छोड़ दे रहा हूँ। आप ये कमेंट सेक्शन में जाके या चैट बॉक्स में जाके आप उसके लिंक को क्लिक करें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आपको जो टॉपिक चाहिए जैसे बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, पेस मेकर्स, एंजियोप्लास्टी, स्पेसिफिक लिंक पे जाइए, उसको क्लिक करिए तो आपको आपसे मतलब के टॉपिक मिल जाएंगे, तो उसको आप देख सकते हैं। तो आपका टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और आपको ज़्यादा रेलेवेंट और यूजफुल कंटेंट मिलेगा। थैंक यू।